राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड यानी कि आरबीएससी के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, जिससे आपको अध्याय 5 के सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और जब आप अध्याय 5 की प्रश्नावलियों के प्रश्नों को हल करोगे तो आपसे सभी प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस को सर्च करेंगे, तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अध्याय 5 यूक्लिड की ज्योमेट्री का परिचय में हम निम्नलिखित विषयों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूमिका, कि यूक्लिड की ज्योमेट्री का परिचय क्या है, यूक्लिड कौन थे, उनका योगदान क्या था ज्योमेट्री में, इत्यादि इत्यादि। फिर हम पढ़ेंगे यूक्लिड की कुछ परिभाषाओं को। उसके पश्चात हम पढ़ेंगे कुछ अभिग्रहित को, और हम समझेंगे कि अभिग्रहित किन्हें कहते हैं। उसके बाद हम अभिधारणाएं, जो यूक्लिड ने कुछ अभिधारणाएं दी थी, उनको पढ़ेंगे। अभिधारणाएं क्या होती हैं वो भी समझेंगे। उसके बाद हम एक प्रमेय को हल करेंगे, और अंत में यूक्लिड की जो पांचवी अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण जो है, उसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ छोटी सी चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जिनका हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। भूमिका। मिस्र में अलेक्जेंड्रिया के एक गणित के शिक्षक थे यूक्लिड। उन्होंने 300 ईसा पूर्व तक ज्ञात गणित के सभी ज्ञान को एकत्रित किया और एलिमेंट्स नाम की अपने एक प्रसिद्ध ग्रंथ में उसे व्यवस्थित किया। ठीक है, तो 300 ईसा पूर्व से पहले जो है गणित का जो ज्ञान था वो एकत्रित नहीं था, कहीं पर व्यवस्थित रूप से एकत्रित नहीं था। तो यूक्लिड ने क्या किया, यूक्लिड एक महान वैज्ञानिक थे, मिस्र में रहते थे वो, गणित के महान शिक्षक थे वो। तो उन शिक्षक ने जो भी गणित का ज्ञान था 300 ईसा पूर्व तक, उस ज्ञान को एकत्रित किया और एक किताब लिखी। और उस प्रसिद्ध ग्रंथ में, उस किताब में वो जो ज्ञान था, जिस ज्ञान उन्होंने एकत्रित किया था, उसको उन्होंने व्यवस्थित किया। तो यूक्लिड का बहुत बड़ा योगदान है गणित में। तो इस अध्याय में हम ज्योमेट्री के प्रति यूक्लिड के दृष्टिकोण की चर्चा करेंगे, और ज्योमेट्री के वर्तमान स्वरूप से इसे जोड़ने का प्रयत्न करेंगे कि यूक्लिड ने जो तब 300 ईसा पूर्व जो कहा था, वो आज के संदर्भ में कितना उचित है और नहीं है, इसकी हम जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। यूक्लिड की परिभाषाएं। आइए हम अब यूक्लिड की कुछ परिभाषाओं को पढ़ते हैं। तो यूक्लिड की पहली परिभाषा क्या कहती है, कहती है एक बिंदु, अंग्रेजी में कहें तो पॉइंट, वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, मतलब उसकी कोई विमा नहीं होती, ना उसकी कोई लंबाई होती है ना उसकी कोई चौड़ाई होती है। तो ये जो बिंदु होता है इसे हम दर्शाते जरूर हैं, लेकिन इस बिंदु की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है। पर आप कहेंगे यहाँ पर देखने में तो प्रतीत हो रहा है कि इसकी लंबाई भी है और इसकी चौड़ाई भी है। हाँ, लेकिन ज्योमेट्री में हमें काम करने के लिए बिंदु जिसे हम कहते हैं उसको ऐसे ही परिभाषित किया गया है कि इसका कोई भाग नहीं होता, अर्थात इसकी कोई विमा नहीं होती, अर्थात ना इसकी कोई लंबाई होती है ना इसकी कोई चौड़ाई होती है। और आज भी यही माना गया है जो यूक्लिड ने कहा था। यूक्लिड की दूसरी परिभाषा। यूक्लिड की दूसरी परिभाषा क्या है, एक रेखा, अंग्रेजी में कहें तो लाइन, चौड़ाई रहित लंबाई होती है। मतलब उसकी चौड़ाई नहीं होती है, सिर्फ क्या होती है, उसकी लंबाई होती है। एक रेखा की सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है। तो देखते हैं, एक रेखा है, ठीक है, तो इस रेखा की जो है सिर्फ लंबाई है, चौड़ाई कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये यूक्लिड की दूसरी परिभाषा है। यूक्लिड की तीसरी परिभाषा देखते हैं। यूक्लिड की तीसरी परिभाषा क्या है, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। एक रेखा के कितने सिरे होते हैं, दो सिरे होते हैं। तो यूक्लिड की तीसरी परिभाषा के अनुसार एक रेखा के सिरे जो है वो बिंदु होते हैं। देखते हैं, ये रही हमारी रेखा।
अब इस रेखा के दोनों सिरे क्या है? बिंदु हैं। एक रेखा के दोनों सिरे क्या होते हैं? हमारे बिंदु होते हैं। ठीक है, और बिंदु हमने देखा था, बिंदु की परिभाषा भी, बिंदु की लंबाई चौड़ाई कुछ भी नहीं होती है। ठीक है ना, तो एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। यूक्लिड की चौथी परिभाषा देखते हैं। यूक्लिड की चौथी परिभाषा है, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। इसका मतलब है कि एक रेखा पर सपाट रूप से बिंदु होते हैं। इसको हम देखते हैं, ये जो रेखा है, तो इस रेखा पे सपाट रूप से क्या है? बिंदु हैं। बहुत सारे बिंदु सपाट रूप से हैं। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। ठीक है, सीधी होती है। सपाट मतलब सीधा होना। तो ये है यूक्लिड की चौथी परिभाषा। यूक्लिड की पांचवी परिभाषा, एक पृष्ठ, अंग्रेजी में कहते हैं सरफेस, वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। मतलब कि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों होगी। जैसे कि हमने रेखा का देखा था, उसकी सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती। लेकिन पृष्ठ या सरफेस जो होगा, उसकी लंबाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी। देख लेते हैं, ये है हमारा पृष्ठ। ठीक है, तो इस पृष्ठ की हमारी ये लंबाई है और ये जो है, ये है इसकी चौड़ाई। तो एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। तो ये यूक्लिड की पांचवी परिभाषा है। यूक्लिड की छठी परिभाषा क्या है? पृष्ठ के किनारे, अंग्रेजी में कहें तो एजेस, रेखाएं होती हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था पृष्ठ क्या होता है? जिसकी लंबाई और चौड़ाई है। तो ये हमारा पृष्ठ हो गया। अब इस पृष्ठ के जो किनारे हैं, वो क्या होती है? रेखा होती है। देखो, ये लंबाई वाली रेखा हो गई, ये जो किनारा है ये क्या हो गई? हमारी एक रेखा हो गई। उसी तरह दूसरा किनारा, ये भी क्या हो गई? रेखा हो गई। ठीक है, तो पृष्ठ के जो किनारे हैं वो क्या होती हैं? रेखाएं होती हैं। तो ये यूक्लिड की छठी परिभाषा है। यूक्लिड की अगली परिभाषा पढ़ते हैं। घबराइए नहीं दोस्त, ये यूक्लिड की हम आखिरी परिभाषा पढ़ रहे हैं, सातवीं और आखिरी। एक समतल पृष्ठ, ठीक है, या अंग्रेजी में कहें तो प्लेन सरफेस, ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। इससे पहले हमने रेखाओं का पढ़ा था। रेखा जो है सपाट रूप से स्थित होती है बिंदुओं पर, और जो समतल पृष्ठ है वो किस पर सपाट रूप से स्थित होता है? सीधी रेखाओं पर। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ये है हमारा समतल पृष्ठ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये सीधी रेखाओं पर सपाट रूप से स्थित है। ये रही सीधी रेखाएं, सपाट रूप से स्थित है, और ये भी सीधी रेखाएं, इन पर भी सपाट रूप से स्थित है। तो हम कह सकते हैं कि एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। ये यूक्लिड की सातवीं परिभाषा है। अभिग्रहित, एक्जियोम्स। ठीक है, तो अभिग्रहित क्या होते हैं, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। यूक्लिड ने कुछ गुणों को बिना सिद्ध किए सत्य कथन मानने की कल्पना की। ये कल्पनाएं वास्तव में स्पष्टता सर्वव्यापी सत्य थे। ठीक है, तो हर चीज को सिद्ध नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे कि शून्य में एक जोड़ेंगे तो एक मिलेगा। ठीक है, तो शून्य, एक, दो, तीन, ये क्या है? इनको हमें मानना ही है ना, ये हमारे अंक हैं। तो इसी तरह यूक्लिड ने कुछ गुणों को बिना सिद्ध किए सत्य मानने की कल्पना की, और ये कल्पनाएं वास्तव में स्पष्टता सर्वव्यापी सत्य थे, क्योंकि वो आज तक असत्य उन्हें कोई बता नहीं पाया, सिद्ध नहीं कर पाया, असत्य सिद्ध नहीं कर पाया। तो सामान्य अवधारणाएं जिन्हें प्रायः अभिग्रहित या एक्सियोम्स कहा गया, वे कल्पनाएं थी जिन्हें निरंतर गणित में प्रयोग किया गया और जिनका केवल ज्योमेट्री से ही विशेष संबंध नहीं था। वो ज्योमेट्री के अलावा अंक गणित से भी उनका संबंध हो सकता था, पर ये कल्पनाएं थी जिन्हें हमें हमने सच मान लिया था। ठीक है, और गणित में प्रयोग किया गया था। तो इन कल्पनाओं को क्या कहते हैं? हम अभिग्रहित, एक्सियोम्स। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अभिग्रहित क्या है? कुछ ऐसी कल्पनाएं हैं जो सर्वव्यापी सत्य हैं, जिन्हें आज तक कोई असत्य सिद्ध नहीं कर पाया है। ठीक है, उन्हें हम अब अभिग्रहित कहते हैं। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस को सर्च करेंगे, तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
आई बटन पे क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। अभिधारणाएं, पोस्टुलेट्स। अभी हमने पढ़ा था यूक्लिड ने कुछ गुणों को बिना सिद्ध किए सत्य कथन मानने की कल्पना की थी। ठीक है, ये कल्पनाएं वास्तव में स्पष्टता सर्वव्यापी सत्य थे। ठीक है, तो उन्होंने अभिधारणा शब्द का प्रयोग उन कल्पनाओं के लिए किया जो विशिष्ट रूप से ज्योमेट्री से संबंधित थी। ठीक है, तो जो कल्पनाएं ज्योमेट्री से संबंधित थी उनको उन्होंने क्या कहा, अभिधारणाएं। ठीक है, और जो ज्योमेट्री से संबंधित नहीं थी उन्हें उन्होंने उसे कहा अभिग्रहित। ठीक है, पर आज के समय में अभिधारणाएं और अभिग्रहित में कोई अंतर नहीं है। मतलब दोनों को ही हम बिना सिद्ध किए हुए सत्य कथन जो कल्पना कर लेते हैं वो मानते हैं। ठीक है, जो स्पष्टता सर्वव्यापी सत्य होते हैं। तो आज के समय में अभिधारणाएं और अभिग्रहित एक ही चीज को बोलते हैं हम। ठीक है, और वो क्या होती है, जो कुछ सत्य कथन जिनको कल्पना कर ली गई की गई है बिना सिद्ध किए, ऐसे गुणों को हम क्या कहते हैं, अभिधारणाएं या अभिग्रहित। लेकिन अगर हम यूक्लिड के शब्दों में कहें तो अभिधारणाएं ज्योमेट्री से संबंधित है और अभिग्रहित जो है ज्योमेट्री के अलावा संबंधित है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंतर है यूक्लिड के अनुसार। आइए दोस्तों, अब हम यूक्लिड के कुछ अभिग्रहित को पढ़ते हैं। ठीक है? तो पहला अभिग्रहित क्या कहता है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, वो वस्तुएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये जो अभिग्रहित है ये उस समय कल्पना थी, लेकिन अब तो हमें पता है कि ये सत्य है। तो अभी हम देखते हैं क्या है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो। तो इसको हम उदाहरण से देखते हैं। जैसे कि ए अगर बी के बराबर है और सी भी बी के बराबर है, तो फिर क्या मिलेगा हमें, ए भी जो है वो सी के बराबर होगा। ठीक है, तो यही यूक्लिड का पहला अभिग्रहित है। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, तो यहाँ पर एक ही वस्तु क्या है, बी। ए भी बी के बराबर है और सी भी जो है बी के बराबर है। तो ए किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। तो यही यूक्लिड का पहला अभिग्रहित है। यूक्लिड का दूसरा अभिग्रहित, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। ठीक है, इसको उदाहरण से समझते हैं हम। जैसे कि ए बराबर अगर बी है, तो ए में अगर हम कुछ जोड़ दें और बी में भी वही चीज जोड़ दें, तो उन दोनों का जोड़ क्या है, बराबर होगा। समझते हैं इसको। ए और बी बराबर थे, ए में हमने सी को जोड़ दिया, बी में भी सी को जोड़ दिया, तो ए धन बी किसके बराबर होगा, बी धन सी के। यही यूक्लिड का दूसरा अभिग्रहित कहता है, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। ठीक है, ए बी के बराबर था और ए में जो जोड़ा सी, वही हमने बी में जोड़ दिया सी, तो ए धन सी किसके बराबर हो गया, बी धन सी के। तो ये यूक्लिड का दूसरा अभिग्रहित है। जैसा यूक्लिड का दूसरा अभिग्रहित था, बिल्कुल वैसा ही तीसरा अभिग्रहित है। यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। जैसे कि अगर ए और बी बराबर हैं, तो इनमें से हम जो भी संख्या घटाएंगे तो उनका घटाव भी बराबर होगा। जैसे कि ए में से अगर हमने सी को घटाया और बी में से भी सी को घटाया, तो ए ऋण सी किसके बराबर होगा, बी ऋण सी के। यही यूक्लिड का तीसरा अभिग्रहित है। यूक्लिड का चौथा अभिग्रहित देखते हैं। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। परस्पर संपाती मतलब जो एक दूसरे को ढक दे, एक दूसरे एक के ऊपर एक आश्रय बराबर हो, एक एक के ऊपर एक बराबर हो, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाती है, बराबर होती हैं। उदाहरण देखते हैं। जैसे कि एक रेखा ए बी और दूसरी रेखा है सी डी। अगर सी डी रेखा ए बी रेखा के ऊपर आ जाए, ठीक है, तो ये परस्पर संपाती कहलाएंगे। तो यूक्लिड के अभिग्रहित के हिसाब से ए बी बराबर क्या होगा, सी डी। ठीक है, तो यही यूक्लिड का हमारा चौथा अभिग्रहित है। आइए दोस्तों, यूक्लिड के पांचवें अभिग्रहित को देखते हैं। पांचवा अभिग्रहित क्या कहता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ठीक है, ये हमें पता है। उदाहरण देख लेते हैं कि अगर a बराबर b धन c है, ठीक है, तो a के कितने भाग हो गए, दो भाग हो गए, b और c। ठीक है, तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, a जो है वो b से बड़ा होगा, a c से भी बड़ा होगा। ठीक है, तो यही यूक्लिड का पांचवा अभिग्रहित है। पूर्ण, पूर्ण मतलब a है यहाँ पर, पूर्ण मतलब जिसके भाग होंगे। तो ए के कितने भाग हैं यहाँ पे, बी और सी दो भाग हैं। तो पूर्ण अपने भाग से बड़ा होगा, तो ए जो है वो बी से बड़ा होगा, ए सी से भी बड़ा होगा। ठीक,
यूक्लिड का 5वां अभिग्रहित है। दोस्तों यूक्लिड का 6वां अभिग्रहित देखते हैं। एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं इसको हम। जैसे कि b अगर 2 का दुगना है, b अगर a का दुगना है और c भी a का दुगना है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, b और c बराबर होंगे। यही हमारे यूक्लिड का 6वां अभिग्रहित है। एक वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। तो हमने देखा a का दुगना b है और a का दुगना c भी है, तो b किसके बराबर होगा, c के बराबर होगा। यही यूक्लिड का 6वां अभिग्रहित है। यूक्लिड का 7वां अभिग्रहित भी यूक्लिड के 6ठे अभिग्रहित की तरह है। एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि a का आधा अगर b है और a का आधा अगर c भी है, तो b बराबर क्या होगा, c होगा, क्योंकि b भी a का आधा है और c भी a का आधा है। यही यूक्लिड का 7वां अभिग्रहित है। यूक्लिड का अगला अभिग्रहित देखते हैं। इसे कहते हैं हम अभिग्रहित 5.1। ठीक है, दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अद्वितीय का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं ना ताजमहल अद्वितीय है, क्योंकि ताजमहल जैसा दूसरी कोई इमारत है नहीं दुनिया में। तो अद्वितीय का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक। तो ये अभिग्रहित क्या कह रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर सिर्फ एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। इसका मतलब है सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। उदाहरण से देखते हैं हम। दो बिंदु है हमारे पी और क्यू, तो इन दोनों बिंदुओं से होकर सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा जा सकती है। तो उस रेखा को हम कहेंगे अद्वितीय रेखा। ठीक है, तो यूक्लिड का 5.1 अभिग्रहित क्या कहता है, दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। ये बहुत ही जरूरी अभिग्रहित है, इसको आप हमेशा के लिए याद रखिएगा। ठीक है, कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस को सर्च करेंगे, तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। आइए अब हम यूक्लिड की कुछ अभिधारणाओं को देखें। यूक्लिड की पहली अभिधारणा क्या कहती है, एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, इसको देखते हैं। एक बिंदु, दूसरा बिंदु, अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक क्या खींच सकते हैं हम, सीधी रेखा। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम एक सीधी रेखा खींच सकते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, तो यही यूक्लिड की पहली अभिधारणा थी कि जो रेखा होगी वो क्या होगी, सीधी रेखा होगी। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। यूक्लिड की दूसरी अभिधारणा, एक शांत रेखा या इसे रेखाखंड भी कहते हैं हम, टर्मिनेटेड लाइन को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। पहले देखते हैं शांत रेखा किसे कहते हैं। तो ये है हमारी शांत रेखा जो एक जगह से शुरू होती है दूसरी जगह पे खत्म होती है। तो यूक्लिड की अभिधारणा क्या कहती है कि इसको हम अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। तो हम अनिश्चित रूप से इसको किसी भी तरफ बढ़ा सकते हैं, बाईं तरफ भी बढ़ा सकते हैं और दाईं तरफ भी बढ़ा सकते हैं और दोनों तरफ भी बढ़ा सकते हैं। यही यूक्लिड की दूसरी अभिधारणा है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो यूक्लिड की तीसरी अभिधारणा क्या है, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है, तो हमने एक बिंदु को केंद्र मान लिया, ये बिंदु है हमारा, फिर हमने उसका त्रिज्या ले ली। अब इस त्रिज्या त्रिज्या की सहायता से बिंदु को केंद्र मानकर हम क्या खींच सकते हैं, एक वृत्त खींच सकते हैं। प्रकार की मदद से आप एक वृत्त खींच सकते हैं। यही यूक्लिड की तीसरी अभिधारणा है। यूक्लिड की चौथी अभिधारणा देखते हैं। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये तो आपको वैसे भी पता है। जैसे कि ये एक समकोण है, जिसे हमने कहा कोण ए। ये देखिए ये दूसरा कोण, इसे हमने कहा कोण बी।
ये दोनों क्या है, समकोण है। कोण ए बराबर कोण बी बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, तो सभी समकोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, यही यूक्लिड की चौथी अभिधारणा है। अब हम यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को देखते हैं। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतः कोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो। दो समकोण से कम हो मतलब 180 डिग्री से कम हो, क्योंकि दो समकोण कितने होंगे, 180 डिग्री। तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं, जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। ठीक है, तो ये अभिधारणा आपके लिए थोड़ी सी नई है, तो इसको हम चित्र की सहायता से समझते हैं। दो रेखाएं हैं ए और बी, और दूसरी रेखा है सी डी। इन दोनों रेखाओं को एक रेखा काटती है पी क्यू। ठीक है, अब पी क्यू ने इन दोनों रेखाओं को काटा, तो इन दोनों रेखाओं के काटने के बाद एक बाईं तरफ मिला हमें हिस्सा और दूसरा हिस्सा दाईं तरफ मिला। तो बाईं तरफ के जो कोण है वो कोण है कोण एक और कोण दो। ठीक है, कोण एक और कोण दो। तो अगर इन कोणों का योग दो समकोण से कम होगा, ठीक है, दो समकोण का योग कितना होगा, 90 डिग्री धन 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री से अगर कम होगा तो ये दोनों रेखाएं जो है उस दिशा में जाके आगे जाके मिलेंगी। ठीक है, एक दूसरे को काटेंगी, एक दूसरे को ये दोनों रेखाएं काटेंगी। तो यही यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा है कि जिस तरफ वो कोणों का योग 180 डिग्री से कम होगा या दो समकोण से कम होगा, उसी दिशा में वो दोनों रेखाएं मिलेंगी, एक दूसरे को काटेंगी। दोस्तों, अब हम देखते हैं यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा जो अभी हमने पढ़ी है उसके समतुल्य रूपांतरण। यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा के परिणाम स्वरूप यदि दो रेखाओं पर गिरने वाली रेखा एक ही ओर के दोनों अंतःकोण का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो दोनों रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। उदाहरण से देखते हैं, ये दो रेखाएं आ गई, अब इनको जो रेखा काट रही है, ठीक है, अगर जो इस कोण बन रहे हैं, इन दोनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो ये दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, अर्थात ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के समानांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, और अगर एक तरफ के कोणों का योग 180 है तो दूसरी तरफ के कोणों का योग भी 180 ही होगा। तो इसका मतलब है कि ना तो वो रेखाएं एक दूसरे को बाईं तरफ काट पाएंगी ना ही दाईं तरफ काट पाएंगी। तो अगर दो रेखाएं एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेद कर रही हैं, काट रही हैं, तो वो दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। यही यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण है। इस अध्याय में एक प्रमेय है, प्रमेय 5.1। ये प्रमेय क्या कहती है, दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते। उभयनिष्ठ मतलब एक दूसरे को काट नहीं सकते। ठीक है, तो दो भिन्न रेखाओं में एक बार तो वो काट लेंगी दोनों रेखाएं अपने आप को, पर एक से अधिक बार नहीं काटेंगी। तो उनमें सिर्फ एक ही बिंदु उभयनिष्ठ होगा, एक से अधिक नहीं होगा। एक तो होगा पर एक से अधिक नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम इसे सिद्ध करते हैं। हमने यहाँ पर दो रेखाएं मान ली, एल और एम। ठीक है, थोड़े समय के लिए हम यह मान लेते हैं कि दोनों रेखाएं दो बिंदुओं पर काट रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, वो बिंदु हैं पी और क्यू। ठीक है, इस प्रकार दो भिन्न बिंदुओं पी और क्यू से होकर जाने वाली आपके पास दो रेखाएं हैं एल और एम। परंतु हमने अभिग्रहित 5.1 में पढ़ा था कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर केवल अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अद्वितीय मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो वो रेखा या तो एल होगी या एम होगी। तो हम कह सकते हैं, इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होगा। यही हमें सिद्ध करना था, तो ये प्रमेय को हमने ऐसे सिद्ध कर दिया। इस तरह की बहुत सारी प्रमेय आएंगी दोस्तों अगले अध्यायों में, जिनको हम पढ़ेंगे और सिद्ध करेंगे। तो ये अध्याय बहुत ही आसान है दोस्तों, और आपको समझ आया होगा उम्मीद करता हूँ। और अब आपको परिचय पढ़ने के बाद इसकी प्रश्नावलियों को हल करने में बहुत मदद मिलेगी। उम्मीद करते हैं बच्चों
आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों, अगर आप राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च करेंगे, तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों का भी फायदा हो, उन्हें लाभ हो। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।